गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में क्रमवार अध्ययन करेंगे। इसमें ग्लोब पर अवस्थित विभिन्न रेखाओं के बारे में भी एक नज़र डालेंगे और भारत का समय किस प्रकार निर्धारित होता है, जीएमटी क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कर्क रेखा के बारे में भी जानेंगे कि यह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु एवं वास्तविक प्रतिरूप है। यह मानचित्र की तुलना में विशेष होता है क्योंकि मानचित्र पृथ्वी का वास्तविक आकृति को नहीं व्यक्त करता और ग्लोब पृथ्वी की वास्तविक आकृति को व्यक्त करता है, वास्तविक आकार को बताता है, जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के विभिन्न महादेशों, देशों, द्वीपों, महासागरों आदि को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और समझ विकसित कर सकते हैं। इस दुनिया की अवधारणा को अपने मस्तिष्क में कायम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस परिभाषा को ध्यान में रखें कि ग्लोब पृथ्वी का लघु एवं वास्तविक प्रतिरूप है। आगे हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखाओं के विषय में। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने से पहले कि यह एक ग्लोब है और इस ग्लोब के मध्य में एक रेखा, एक क्षैतिज रेखा खींची हुई है बीचों बीच, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है और इसी के समानांतर इसके ऊपरी भाग में, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके निचले हिस्से, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इन दोनों ही हिस्सों में इस विषुवत रेखा के समानांतर कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इन अक्षांश रेखाओं की मदद से हमें दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में सहायता मिलती है। यह ध्यान रखें कि दो अक्षांशों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है और अक्षांश रेखाएं हमें विभिन्न स्थानों की जलवायु के बारे में भी बताने में सहायक होती हैं। जैसे कि विषुवत रेखा के आसपास उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों तरफ ये उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है और उससे ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंध, उससे ऊपर का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध और उससे ऊपर यानी ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो शीत कटिबंध के रूप में जाना जाता है। ठीक यही बात दक्षिणी गोलार्ध में भी लागू होती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर यह आपका उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, यह हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध है और बिल्कुल ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है वह शीत कटिबंध का क्षेत्र होता है। और कुल अक्षांशों की संख्या अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ से नीचे की ओर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ से ऊपर कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि यहाँ से नीचे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 = 180। यदि हम यहाँ इस एक और क्षैतिज रेखा विषुवत रेखा को मिला दें तो यह संख्या 181 हो जाती है। तो ये हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। और एक चीज यहाँ ध्यान देने जोगी ये भी बात है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान में निरंतर कमी होती आती है। और अब हम लोग
देशांतर रेखाओं के बारे में जानने से पहले यहाँ पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ से विषुवत रेखा से ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे हम कहते हैं। और यहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है उसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार विषुवत रेखा से नीचे अर्थात दक्षिण 23.5 डिग्री की दक्षिण की जो रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि वहाँ से दक्षिण 66.5 डिग्री पर जो काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींची हुई है उसे आर्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाओं के विषय में। ये देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची होती हैं, लंबवत हैं, और इसे जानने से पहले समझने के लिहाज से यह आवश्यक है कि हम इसे दो भागों में बांट दें। इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, अर्थात GMT ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। इसके इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध और इसके इस हिस्से का भाग पश्चिमी गोलार्ध के रूप में हम बांट सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्षैतिज रेखाएं हैं, इनकी संख्या 180 है पूर्वी गोलार्ध में, और पश्चिमी गोलार्ध में भी इसकी संख्या 180 है। कुल देशांतर की संख्या इस प्रकार 180 और 180 360 हो जाती है। ये देशांतर रेखाएं हमें समय और तिथि के निर्धारण में सहयोग करती हैं। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो रेखा हमने प्रधान यामी उत्तर रेखा जिसको 0 डिग्री के रूप में हमने खींचा था, उससे प्रत्येक कर्मागत जो देशांतर है पश्चिम की ओर, उधर जब हम बढ़ते हैं तो प्रत्येक 4 मिनट का अंतर आता जाता है। वहीं पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक कर्मागत देशांतरों में 4 मिनट जुटता जाता है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि ग्रीनविच मीन टाइम पर अभी 12 बज रहे हैं, तो हमारा जो मानक समय है, मानक यामी उत्तर है, वह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसे होकर गुजरती है। और तो इसको यहाँ पर कितना समय होगा, भारत में क्या समय होगा, उसको जानने के लिए हम इससे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो इस प्रकार को 328 मिनट होते हैं। और ये जो 30 मिनट है उसके बदले में हम 2 मिनट और ऐड कर देते हैं, तो उस कुल मिलाकर यह 330 मिनट हो जाता है, अर्थात यह 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है। तो भारत का समय इसमें, चूंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, इस वजह से यहाँ का समय 5:30 बजे का हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग किसी भी स्थान का समय निर्धारित कर सकते हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं, और दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी भी विषुवत रेखा पर ही होती है। तो आज की वीडियो में कुछ और बातें हैं, जैसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वे राज्य हैं जिनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। हमारे झारखंड के रांची के पास ओरमांझी नामक स्थान से होकर यह रेखा गुजरती है यहाँ। और यह एक ऐसा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा बिंदु है जो विभिन्न एकेडमिक परीक्षाओं के अलावे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल बराबर ही पूछे जाते हैं। तो इन बातों को यदि ध्यान में रखें तो हम सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें,
और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं अपने प्रयास से कुछ और नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। थैंक यू।